दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हम लोगों ने किया, विद्रोह जो चारों तरफ फैल गया। ये विद्रोह केवल भारत के जो दक्षिणी प्रांत थे उसमें तो नहीं फैल सका, लेकिन अगर हम कहें कि भारत का जो ये उत्तरी हिस्सा था उसमें विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया। दिल्ली का हादसा हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखते हैं जो ये 1857 ईस्वी की क्रांति का जो बिगुल लखनऊ में बजा था वो कैसे बजा था। इस 1857 ईस्वी की क्रांति का जो है बिगुल लखनऊ, आज हम लोग देखते हैं लखनऊ में किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इनके ऊपर क्या आरोप लगा कि इनके ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगा कि आप शासन सत्ता अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। जो आरोप इनके ऊपर लगा वाजिद अली शाह के ऊपर कि आप शासन सत्ता ठीक से नहीं चलाए, ये अब जो इनका अपराध क्या था कि ये अंग्रेजों को जो पूरी तरीके से समर्पित भावना से कार्य नहीं करते। कुशासन का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कुशासन का आरोप केवल इनके ऊपर लगा। इनको गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से हटाने के साथ साथ क्या किया गया कि इनको निर्वासित भी कर दिया गया। इससे जो लखनऊ की जनता थी आक्रोशित होगी। हम लोगों ने पीछे ही देखा कि जो हमारे नेता होते थे, जो हमारे शासन सत्ता चलाने वाले लोग होते थे, उनसे हमारा एक आत्मिक जुड़ाव होता था। जब उनके ऊपर कोई भी आरोप लगता था या उनके साथ धोखा होता था तो हम लोगों को ये लगता था कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है या हमारे लोग जो है प्रिय लोग हैं उनके साथ धोखा हो रहा। तो वाजिद अली शाह पर क्या लगा कि कुशासन का आरोप लग गया। इनको शासन सत्ता से पदच्युत कर दिया गया, साथ में निर्वासित भी कर दिया गया। जनता भड़क गई। सेना इनकी जो वाजिद अली शाह की वो भड़क गई। कब भड़की? इस मई 1857 ईस्वी को ये लखनऊ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कौन किया? सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 4 जून 1857 ईस्वी को 4 जून 1857 ईस्वी को इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। अब जब बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया तो नेतृत्व करने में इन्होंने क्या किया कि अपने अल्पवयस्क जो इनका पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र, क्या नाम था उसका? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर के नेतृत्व में इन्होंने जो है सेना का संचालन संभाला। रानी जो थी बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र को जो है नवाब घोषित कर देती है और उसके नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। अब क्या हुआ? रानी ने जो बिरजिस कादिर थे उनको नवाब घोषित कर दिया। बिरजिस कादिर के नेतृत्व में जो सेना अपने पूरे सवाब पर थी, लेकिन एक सेनापति आता अंग्रेजों का मार्च 1858 ईस्वी में। मार्च 1858 ईस्वी में कॉलिन कैंपबेल इसने इस विद्रोह को दबा दिया, अर्थात विद्रोहियों के खिलाफ जंग जीत गया। रानी से कहा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। रानी ने कहा कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर हमने आत्मसमर्पण कर दिया तो अंग्रेज हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार की जो चरम सीमा होगी वो भी करेंगे। अंत में रानी जो है नेपाल चली जाती है। रानी भाग कर नेपाल चली गई। अब लखनऊ को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि फैजाबाद में जो है इस 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद का एक नेता थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने इस फैजाबाद के 1857 ईस्वी क्रांति का जो विद्रोह था फैजाबाद में उसका नेतृत्व किया।
नेतृत्व करने के साथ यहाँ पेपर में क्या पूछता है, कभी भी पूछता है कि इस 1857 ईस्वी की क्रांति में जो भागीदारी लोग किए थे, किसने जिहाद का नारा दिया? तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद, इन्होंने कहा कि अगर हम इसमें जीतते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। इसके लिए उन्होंने प्रेरित करने के लिए, अपने समर्थकों को प्रेरित उत्साहित करने के लिए इन्होंने इसका नारा दिया, जिहाद। अब मौलवी अहमद उल्लाह शाह जो फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे, इन्होंने देखा कि लखनऊ में जो है भारतीयों की पराजय हो गई। अब इनको भी ये डर सताना शुरू कर दिया कि अंग्रेज पकड़ लेंगे हमको भी, और हमारे साथ जो है अत्यंत क्रूरतापूर्ण जो है प्रस्तुत होंगे। तो मौलवी अहमद उल्लाह ने क्या किया कि इसका जो है जिहाद, जो कि इन्होंने अपना नारा दिया था, जिहाद करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, इन्होंने अपना थ्योरी चेंज कर दिया। अब ये गुरिल्ला युद्ध शुरू करना कर दिए कि गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को पराजित करने की योजना बनाई। लेकिन दुर्भाग्य साथ दिया इनका कि हमारे यहाँ का ही एक भारतीय जो था उसने ही इनके साथ धोखा किया। 1857 ईस्वी की क्रांति में अगर भारतीयों ने हमारे साथ धोखा नहीं, भारतीयों ने भारतीयों के साथ नहीं धोखा किया होता तो 1857 ईस्वी में ही हम स्वतंत्र हो गए होते। लेकिन इन हमारे ही जो बीच के जो गद्दार थे, भारतीय थे, उन्हीं के द्वारा किए गए विश्वासघात से हम लोग पराजित हुए। मौलवी अहमद उल्लाह शाह के साथ भी यही हुआ। हुआ क्या कि पोआवा के राजा थे, इन्होंने इनको पकड़ के मृत्यु दंड दे दिया, मार दिया। अब हम देखते हैं कि इस 1857 ईस्वी की क्रांति की ज्वाला जो कानपुर में फैली थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कानपुर में जो ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अंतिम जो पेशवा थे, अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। नाम क्या था? नाना साहब। ये जो है इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर में। इन नाना साहब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी जो थी, नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन लड़ने की जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो तात्या टोपे की थी। तात्या टोपे, इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इन लोगों ने जो कानपुर में नेतृत्व किया विद्रोह का, तो 5 जून 1857 ईस्वी को इस पर जो है भारतीयों का अधिकार हो गया, अर्थात कानपुर पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। फिर क्या हुआ? 20 जुलाई 1857 ईस्वी को, 20 जुलाई 1857 ईस्वी को जनरल नील ने इस पर अधिकार कर लिया। कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 27 नवंबर 1857 ईस्वी को कानपुर पुनः विद्रोहियों के हाथ आ गया, अर्थात भारतीयों ने विजय प्राप्त कर ली इस पर 27 नवंबर 1857 ईस्वी को। फिर क्या हुआ? 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने इस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। कैंपबेल ने इन विद्रोहियों को दबा दिया और अंग्रेज पुनः इस पर जो है कानपुर पर अपना कब्जा स्थापित करने में सफल हुए। अभी तक जो इनसे लड़ने की जिम्मेदारी थी तात्या टोपे की, उनका एक खास था मान सिंह। मान सिंह कौन था? सिंधिया का सामंत, सिंधिया का सामंत था। क्या नाम था? मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया कि धोखे से इनको तात्या टोपे को पकड़ लिया, और चूंकि विश्वासप्रद आदमी था, हर हरकत तात्या टोपे के बारे में जानता था कि तात्या टोपे कहाँ छुपा है या तात्या टोपे की अगली योजना क्या है, तो इसने जो है उनको पकड़ लिया और पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया। इस 1857 ईस्वी की क्रांति की ज्वाला हम देखते हैं झांसी में। झांसी सभी लोग परिचित हैं। झांसी में किसने इसका नेतृत्व किया था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। नेतृत्व क्यों किया? इन्होंने क्या देखा कि जो हमारा दत्तक पुत्र था, उस दत्तक पुत्र को अंग्रेज जो है राजा मानने से इनकार कर रहे हैं। चूंकि ये विधवा थी, लक्ष्मीबाई
गंगाधर राव की विधवा है, गंगाधर राव की ये विधवा है। इन्होंने क्या किया, इनका दत्तक पुत्र है उसको राजा घोषित कर दिया, और राजा घोषित करने का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज इनसे रुष्ट हो गए, और इन्होंने अपने ही दम पर लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। एक बहादुर महिला थी। इतिहास में जब झांसी की बात आती है तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इस पे कई कविताएं भी बनी झांसी की रानी पर। इसमें जो है, इन कविताओं में मुख्य जो है, जब ये हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि किसी ने पूरी वीरता के साथ, वैसे सभी लोगों ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन झांसी की रानी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे हम देखते हैं जब विद्रोह हो गया तो इन्हीं के यहाँ का एक देशद्रोही था, उसने जो है मुख्य दरवाजा खोल दिया, जिसके द्वारा अंग्रेज जो है झांसी के किले में प्रविष्ट हुए। रानी ने जब देखा कि अंग्रेज झांसी के किले में प्रविष्ट हो रहे हैं तो उन्होंने बाहर निकलने की फैसला किया। वो बाहर निकल के जाती हैं तो इनका मुकाबला होता स्मिथ से। रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला स्मिथ से होता है। स्मिथ जब इनके रण कौशल को देखा तो वो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय हुरोज भी आता है, हुरोज भी आ जाता है अपनी सेना के साथ। और जब ये दोनों सम्मिलित सेनाएं एकत्रित होती हैं, इधर स्मिथ पीछे हट गया था, स्मिथ भाग गया था छोड़ के रण कौशल, इनका रण कौशल देखने के बाद, लेकिन उसी समय जब इसने देखा कि हुरोज भी पीछे से आ गया अपनी सेना के साथ, तो इन दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना इकट्ठे दोनों सेना कर दिया और रानी के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे रानी को जो है वीर गति प्राप्त हुई। मार्च 1858 ईस्वी में रानी जो है वीर गति को प्राप्त करती है। हम देखते हैं इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया। इलाहाबाद, आजकल इसको प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इसका समापन जनरल नील ने किया। अब हम देखते हैं कि इस 1857 ईस्वी की क्रांति जो बिहार में फैली थी उसका नेतृत्व किसने किया। बिहार में जो है एक 80 वर्षीय नेता थे। 80 वर्षीय नेता कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ये कुंवर सिंह 1857 ईस्वी की क्रांति का मात्र एक ऐसा नेता था जिसने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। कई बार पराजित करने के बाद इनकी मृत्यु जो है अपने ही मृत्यु से होती है, अर्थात इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। एक बार इनके साथ एक घटना घटी कि इनको अंग्रेजों ने गोली मार दी। गोली इनके ऊपर गोली चल गई। गोली कहां पे लगी? इनके एक भुजा में लग गई। इन्होंने क्या किया कि अपनी भुजा ही काट दी। भुजा जो है काट दिया और कहां प्रभावित कर दिया? गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब हम लोगों ने देखा कि ये विद्रोह का जो फैलाव था इतने कहां कहां पर था। हम लोग देखते हैं कि इतने मात्र जो विद्रोह की सीमा थी हम लोग हर जगह जीत गए थे, लेकिन आखिर में असफलता के कारण क्या बने कि जिससे हम पराजित हुए, पुनः अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित हो गई। असफलता के कारण इस असफलता के कारण में हम सबसे पहला देखते हैं कि इसका जो स्वरूप था अर्थात प्रसार था यह सीमित था, सीमित स्वरूप था। दूसरा क्या हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा क्या था कि देसी नरेश, अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा कि हमारे ही लोगों ने गद्दारी किया, देसी नरेशों ने गद्दारी किया। जितने भी राजा छोटे मोटे थे वो हम लोगों के साथ धोखा किए। तीसरा क्या था? योग्य नेतृत्व का अभाव। एक योग्य नेतृत्व का अभाव। अभाव का मतलब यह था कि जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे और जितने भी लोग उसके नेतृत्व में लड़ रहे थे लोगों को यह ही नहीं मालूम था कि हमको लड़ना जो है एकजुट होके है। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। चौथा क्या था? संगठन का अभाव।
संगठन का अभाव, अर्थात कोई एक ऐसा संगठन नहीं बना जिसके माध्यम के साथ ही जो है, जिसके द्वारा ही लोग इस क्रांति में भागीदार हों। अपना अपना अलग अलग संगठन था, अपना अलग अलग लोगों के मनमर्जी थी। जहां क्या था, जन समर्थन का अभाव, जन समर्थन का अभाव। जन समर्थन अर्थात इस 1857 ईस्वी की क्रांति में जनता ने बहुत ही कम भागीदारी लिया। केवल सेना विद्रोह की या जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग वाले थे, उन लोगों ने 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लिया। आखिर में क्या था, छठा, सीमित साधन। हमारे पास साधन भी अंग्रेजों के माफिक, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। उनके सामने जो है हमारे पास साधन जो है कम थे। 1857 ईस्वी क्रांति में हम लोग असफल हो गए। अब इस विद्रोह का महत्व क्या निकला, विद्रोह का महत्व क्या निकला, हमको सीख क्या मिली, विद्रोह का महत्व क्या निकला। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पूरी मेहनत और एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी हम असफल रहे। तो हमको ये महसूस हुआ कि केवल सेना और शक्ति के माध्यम से ही अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता, बल्कि अंग्रेजों को अगर भगाना है तो सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तभी ही अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। असफल होने के बाद भी अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसकी गहराई में जाके देखें, विद्रोह जो 1857 ईस्वी का क्रांति हुई थी, तो अगर हम लोग गहराई में जाके देखें तो हमको ये लगेगा कि यद्यपि हम असफल रहे, लेकिन इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी निकले। हमारा महत्व जो है कुछ बढ़ा। जैसे इससे हमको क्या सीख मिली, 1857 ईस्वी की क्रांति में जो हम असफल हुए, उसके बाद भी हमको सीख क्या मिली, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय भावना जो है, इस राष्ट्रीय भावना के प्रति लोगों में जागरूकता हुई कि हम एक राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीयता के क्या हुआ कि लोगों में एकता बनी, एकता बनी और लोग संगठित होना शुरू करे, संगठन भी बन गया। जब 1857 ईस्वी क्रांति में हम लोगों ने देखा हमारे पराजय का मुख्य कारण क्या था कि हम अलग अलग टुकड़ों में लड़ाई लड़ रहे थे। फिर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। हम लोगों ने देखा कि केवल सेना की भागीदारी से ही विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, लोगों में एकता भी स्थापित हुई। साथ में इसके संचालन के लिए लोगों को महसूस हुआ कि एक संगठन भी होना चाहिए। साथ में क्या हुआ कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेज जो है भारतीयों के प्रति भी ध्यान देना शुरू कर दिए। भारतीयों को भी, उनको ये लगना शुरू हो गया कि भारतीयों को भी देखभाल नहीं की जाएगी तो शासन सत्ता हाथ से निकल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ कि इस 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। अब भारतीय जो हैं, भारत वाले भी शासन सत्ता में कुछ न कुछ भागीदार हुए। इस विद्रोह में असफल होने के बाद भी कुछ तात्कालिक परिणाम और कुछ दूरगामी परिणाम निकले। जैसे पहला क्या निकला कि मुगल साम्राज्य जो है ये सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, हमेशा हमेशा के लिए जो है ये समाप्त हो गया। आगे क्या हुआ कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति समाप्त हुई तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग, इसने क्या कहा कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक दरबार लगाते हैं, एक दरबार का आयोजन करते हैं, अर्थात सभी लोग वहीं पर एकत्रित होते हैं। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि महारानी विक्टोरिया, उस समय की जो है सामग्री थी महारानी विक्टोरिया, इसने क्या कहा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए कुछ संदेश भेजा है, कुछ चीजें लिख के भेजी है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। को सुना रहा है
सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो शासन सत्ता, जो शासन संचालन की बागडोर है, बागडोर कंपनी के हाथ में थी। अभी तक हमारा शासन सत्ता कौन चला रहा था? कंपनी वाले ही चला रहे थे, जो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है शासन सत्ता चलाना शुरू कर दिए। तो महारानी ने क्या घोषणा की कि जो बागडोर कंपनी के हाथ से अब निकल जाएगी, अर्थात शासन सत्ता कंपनी अब नहीं चलाएगी। अब कौन चलाएगा? इसके लिए सीधे सीधे महारानी जिम्मेदार होगी, अर्थात सीधे सीधे सम्राट जो है जिम्मेदार होगा। इंग्लैंड का जो शासन सत्ता चलाने वाला होगा वही जिम्मेदार होगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा, अभी तक जो ये गवर्नर जनरल था, अर्थात गवर्नर जनरल कैनिंग, अब इसका नाम बदल दिया गया। अब ये क्या हो गया? ये वायसराय कहा जाना शुरू कर दिया गया। वायसराय, देखिए आदमी वही, लेकिन पद जो है नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल की जगह अब उसको वायसराय कहा जाएगा। तीसरा क्या हुआ कि महारानी ने यह कहा कि अगर कोई भी चीज होती है, किसी भी तरीके की परेशानी भारतीयों को है, तो सीधे सीधे स्वयं वह जिम्मेदार होंगी। सीधे सीधे जो है सम्राट ही जिम्मेदार होगा, महारानी ही जिम्मेदार होंगी। चौथा, इन लोगों ने क्या किया कि भारतीयों का धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले और क्या सामाजिक मामले, इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। धार्मिक मामले और सामाजिक मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो ये धार्मिक मामला था, इस 1857 ईस्वी के क्रांति को क्रियान्वित करने में, फैलाने में अहम योगदान दिया। साथ में सामाजिक मामलों में भी अंग्रेज हमारे हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे हम लोग भड़क गए थे। तो महारानी ने क्या कहा कि अब भारतीयों को धार्मिक और सामाजिक मामले में किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक और सामाजिक मामलों में कार्य कर सकते हैं। और महारानी ने क्या कहा घोषणा पत्र में कि कोई भी भारतीय राज्य अब अंग्रेजी राज में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात इन लोगों ने हड़प नीति ही त्याग दी। हड़प नीति किसकी थी? बिल्कुल डलहौजी की हड़प नीति जो है कि इसको अंग्रेजों ने त्याग दिया, छोड़ दिया। और क्या हुआ कि जो सैनिक थे, सैनिकों का अनुपात, जो सैनिक थे इनका अनुपात कितना था? जो हम लोगों ने देखा कि 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय अनुपात कितना था? 5:1। इसको घटा दिया गया। यह अनुपात कितना हो गया? 2:1। और क्या हुआ कि ये जो अनुपात घटा के 2:1 कर दिया गया। साथ में तोपखाना ये पूर्णतः अंग्रेजों के हाथ में रहेगा। पूर्णतः जो है अंग्रेजों के हाथ में रहेगा। अंग्रेज देखिए कितने चालाकी किए कि ये तोपखाना जिससे काफी नुकसान किया जा सकता है, इस पर भारतीयों को रखा ही नहीं जाएगा, बल्कि यह तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज इस पर रहेंगे, इस पर ड्यूटी केवल अंग्रेज ही देंगे। और महारानी ने क्या किया? महारानी ने कहा कि हम तो देख नहीं पाएंगे भारतीयों को, जो है हम वहां से चल के संचालन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये इंग्लैंड में बैठी थी। इन्होंने क्या कहा? भारतीयों की देखभाल के लिए केवल अब गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं देखेगा, अब जो है भारतीयों का देखभाल करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। एक अधिकारी रख दिया गया। अधिकारी कौन था? अब एक अधिकारी भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन महारानी ने कहा कि अभी जो ये गवर्नर जनरल था, जिसको हमने वायसराय के रूप में परिवर्तित किया, अकेला आदमी शासन संचालन कर रहा था, जो भी कुछ भी रिपोर्ट देता था वो गलत भी हो सकता है। इसलिए क्या किया जाए कि जो अधिकारी, एक भारतीय अधिकारी नियुक्त किया, शायद ये भी गलत कर दे भारतीयों के साथ, क्योंकि अभी अगर हम एक ही आदमी को जो है रख देंगे तो ये कुछ भी दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया? महारानी ने क्या किया कि भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद का गठन कर दिया। कहा कि अभी 15 लोग जो है आपको सलाह देंगे, आप इनकी सलाह के माध्यम से ही कुछ कार्य कर सकते हैं। महारानी ने और क्या किया? सम्राट ने जो वहां के शासन संचालन करने वाले, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये 15 सदस्य एक ही व्यक्ति के हो जाएंगे तो ये उस व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे
और यह भी हो सकता है कि भविष्य में ये 15 सदस्य एक ही व्यक्ति को जो पुनः जो है दिक्कत भारतीयों के प्रति होना शुरू हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें से 8 सदस्य, जो 15 में से 8 सदस्य हैं, ये सरकार के होंगे, सरकार इनको नियुक्त करेगी। ये नियुक्त कौन करेगा? इसको सरकार नियुक्त करेगी। जो शेष 7 सदस्य हैं ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह लगना शुरू हो गया कि अगर भारत में शासन सत्ता चलानी है तो यहां पर अगर ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे, एकत्रित रहे, तो हमारा शासन सत्ता चलाना जो है असंभव है। किसी भी तरीके से हमको इनके बीच जो है विभाजन पैदा करना है। तो इन लोगों ने शासन सत्ता को संचालित बराबर सुचारू ढंग से करने के लिए इन लोगों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।